नमस्कार, मैं हूं प्रीति सक्सेना। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के समय में देखा जा रहा है कि लोग कुछ नया करने की चाह रख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिजनेस सेक्टर की। कहीं ना कहीं लोग अपना ट्रेडिशनल बिजनेस छोड़ करके, यानी कि जो नया ट्रेंड चल रहा है, वापस से एग्रीकल्चर के इस खोज में आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो आईआईटी के क्षेत्र के लोग हों या फिर हमारे साइंटिस्ट हों या फिर किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का रुझान अब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर के संबंधित बिजनेसेस में बढ़ रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के बीच में राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनेस, एग्रो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग पॉलिसी 2019 के बारे में। और आज इन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं विष्णु गोयल जी। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आप सब विष्णु जी के बारे में जानते हैं कि आप पर्यटन एवं उद्योग क्षेत्र के वित्तीय निवेश सलाहकार हैं, आप सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और साथ के साथ आप राजस्थान की प्रमुख संस्थाएं जैसे CII, 40, जय क्लब, लायंस क्लब, रोटरी क्लब से आप जुड़े हुए हैं एवं आप राजस्थान होटल एसोसिएशन के भी आप मेंबर हैं। साथ के साथ आप बहुत सारे लोगों से जुड़ाव भी रखते हैं। तो सर, आज हम इसी विषय पे आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो विष्णु जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रो बिजनेस, एग्रो एक्सपोर्ट प्रोफेशन जो एक्ट है, यानी कि जो पॉलिसी है 2019, उसके बारे में आप बताइए। नमस्कार। किसी ने कहा है कि यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो किसान बनिए। मैं आपको कहता हूँ, यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो किसानों के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका आप बिजनेस करिए, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस, एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2019 के बारे में। जी हाँ साथियों, ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आप कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में 2 करोड़ रुपए गवर्नमेंट से ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस स्कीम की बेसिक थिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये पॉलिसी पूरे राजस्थान में लागू है, चाहे से वह एरिया अर्बन है या रूरल है, सभी एरिया में ये पॉलिसी लागू है। ये पॉलिसी दिसंबर 2019 से शुरू है और ये पॉलिसी 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। इस पॉलिसी के अंदर कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल है, मैं आपको एलिजिबल व्यक्ति की लिस्ट बताने जा रहा हूं। सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति, प्रोप्राइटरी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके अलावा फार्मर्स का एसोसिएशन, कोऑपरेटिव एसोसिएशन, सभी इसके अंदर एलिजिबल व्यक्ति हैं जो इस पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। सर, ये तो आपने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई है। लगभग ये हर व्यक्ति पे लागू होने वाली एक पॉलिसी है, लेकिन इसमें कौन कौन से बिजनेस सेक्टर हम काउंट कर सकते हैं? इस पॉलिसी में एग्रो प्रोसेसिंग से संबंधित बहुत सारे सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। अब मैं आपको इस पॉलिसी में जो एलिजिबल सेक्टर है, यानी जो कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए एलिजिबल है, उनके बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहला है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, स्पाइस प्रोसेसिंग, cereals and others consumer food product, oil seed production, rice and flour mill, pulses processing, herbal, medicinal, minor forest product processing, honey processing, milk processing, जिसमें डेयरी वगैरह सारी चीज आ जाती है, मीट, पोल्ट्री, फिशरी प्रोसेसिंग, कैटल फीड, पोल्ट्री फीड, नॉन एडिबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग, प्रिपेयरिंग फूड फ्लेवर एंड कलर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, स्पाइस प्रोसेसिंग, ऑयल सीड प्रोडक्शन, राइस एंड फ्लोर मिल, पल्सेज प्रोसेसिंग, हनी प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग, नॉन एडिबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग, एग्री वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर कलेक्शन और एग्रीगेशन सेंटर, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड इरिगेशन प्रोसेसिंग प्लांट, कोल्ड चेन, पैक हाउस, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर और पार्क,
जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं रेफरल रेंज, ये सारे सेक्टर एलिजिबल सेक्टर में आते हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल कमेटी बनी हुई है, वह किसी भी सेक्टर को और ऐड कर सकती है और किसी को भी हटा सकती है। सर, जब भी हम कोई नया बिजनेस करने की शुरुआत करते हैं तो उस समय हमारे कई तरह के खर्चे होते हैं। जैसे हम बात करें कि हमें पहले ज़मीन खरीदनी होती है, फिर बिल्डिंग बनानी होती है और फिर मशीनरी खरीदनी होती है और भी बहुत सारे खर्चे। तो अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमें यह सब्सिडी किस किस पर मिलेगी? आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जब भी हम कोई नया प्लांट लगा रहे हैं, नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो बहुत तरह के हमारे खर्चे होते हैं, लैंड के, प्लांट के, बिल्डिंग के। तो हमें यह किस चीज़ पे सब्सिडी मिलेगी? हमें सब्सिडी मिलेगी EFCI पर, यानी एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर। एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आता है न्यू प्लांट एंड मशीनरी, न्यू बिल्डिंग, जो कि उस प्लांट एंड मशीनरी के लिए आवश्यक है। अब मैं आपको उन आइटम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन पर आपको सब्सिडी नहीं मिलती है। कॉस्ट ऑफ लैंड इज डेवलपमेंट, आपने कोई लैंड परचेज की है, उस पर कोई डेवलपमेंट करते हैं तो वो उस पर आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस पे नहीं मिलेगी। आपने वहाँ कंपाउंड वाल बनाया, अप्रोच रोड बनाया, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाया, कैंटीन बनाई, लेबर के लिए रेस्ट रूम बनाया, सिक्योरिटी गार्ड का रूम बनाया, कंसल्टेंसी फीस पे की है आपने, और कोई भी नॉन टेक्निकल सिविल वर्क कराया है, तो उस पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। आपका प्लांट एंड मशीनरी न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी में भी जो मार्जिन मनी होती है उस पर हमें कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। फ्यूल और कंज्यूमेबल्स पे नहीं मिलेगी। AC, डक्टिंग, कंप्यूटर्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, सेकेंड हैंड मशीन, ऑल टाइप ऑफ सर्विस चार्जेज। आपने प्लांट एंड मशीनरी पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे कोई खर्च किया है, क्लोज टीवी CCTV लगाया है, स्टेशनरी को यूज की है, कोई भी ऐसी मशीनरी जो प्लांट से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, उस पर हमें किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं मिलेगी। आपने अपने वहाँ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगाया है जो कि प्लांट से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, तो उस पर भी हमें सिक्योरिटी, उस पर भी हमें सब्सिडी नहीं मिलेगी। ये जो लिस्ट है ये एक टेंटेटिव लिस्ट है कि एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में है, जो भी न्यू प्लांट एंड मशीनरी और न्यू बिल्डिंग है उस पर सब पे सब्सिडी मिलेगी, लेकिन वो डायरेक्ट आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है उस पर आपको किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं मिलेगी। सर, आपने जो भी हमें बताया है वो एलिजिबिलिटी के बारे में बताया है, एलिजिबल सेक्टर के बारे में बताया आपने, और आपने फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है वो कितनी मिलेगी और जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो कितनी मिलेगी? इस स्कीम में कैपिटल सब्सिडी को समझने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है फार्मर्स और उनके एसोसिएशन के लिए। यदि आप किसान हैं या उनके एसोसिएशन से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 50% और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए सब्सिडी मिलेगी। लेकिन यदि आप फार्मर्स नहीं हैं, किसी एसोसिएशन से जुड़े हुए नहीं हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, इंडिविजुअल है, तो आपको सब्सिडी मिलेगी आपका एलिजिबल फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 25% और मैक्सिमम 50 लाख रुपए। इसी तरीके से हम इंटरेस्ट सब्सिडी को समझते हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला है एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट। यदि आपकी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट है तो आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी 5% और मैक्सिमम 50 लाख रुपए। यदि आपका प्रोजेक्ट एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, यानी वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज है, तो आपको सब्सिडी मिलेगी 5%, बट जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 1 करोड़ तक का हो सकता है। इसके अलावा यदि आप ST/SC से है, वुमेन इंटरप्राइजर है और आपकी एज 35 ईयर्स से कम है, तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी 6% मिलेगी। इसी तरीके से और भी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको इंटरेस्ट सब्सिडी 5 to 6% मिलती है। सर, आपने अभी हमें कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी के बारे में बताया है, लेकिन क्या इस सेक्टर में और भी कोई ऐसी सब्सिडी होती है जो हमें मिल सकती है? राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एग्री बिजनेस एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2009 में कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी के अलावा भी और कई तरह की सब्सिडी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेट सब्सिडी। जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज,
जो माल अपन भेजते हैं उसमें जो फ्रेट लगता है उसके लिए भी इसमें इस स्कीम में सब्सिडी मिलती है। इसके लिए हम इस स्कीम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए, दूसरा डोमेस्टिक बिजनेस के लिए। तो एक्सपोर्ट ट्रेडर्स के लिए यदि कोई भी व्यक्ति फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स का एक्सपोर्ट करता है, एयर से करता है, सी रूट से करता है, हाईवे से करता है, तो उसको 10 से 20 लाख रुपए पर ईयर तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलग अलग रूल्स बने हुए हैं, उसके हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति स्पाइसेस, प्रोसेस्ड एग्री प्रोडक्ट को इस पॉलिसी में एक्सपोर्ट करने के लिए अलग से सब्सिडी का प्रावधान किया गया है और डोमेस्टिक ट्रेड के लिए भी प्रावधान किया गया है। इस पॉलिसी में अलग अलग रूल्स बने हुए हैं, अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग प्रोडक्ट के रूल्स बने हुए हैं। उसके हिसाब से इस पॉलिसी के अंदर हमें फ्रेट सब्सिडी भी मिलेगी। इस पॉलिसी के अंदर एक और सब्सिडी है और वो है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की। जी हाँ साथियों, आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आएगा उसके अंदर भी आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी। कितनी सब्सिडी मिलेगी? आपको सब्सिडी मिलेगी ₹1 पर किलोवाट और मैक्सिमम 2 लाख रुपए पर ईयर। जी हाँ, आप इस सब्सिडी को 5 साल तक ले सकते हैं। यदि आप ये सब्सिडी नहीं लेना चाहते और आपने सोलर पैनल लगाए हैं, सोलर का प्लांट लगाया है, तो भी आपको सब्सिडी मिलेगी। और वो सब्सिडी है जो भी आपने सोलर का पैनल्स लगाए हैं उसकी कॉस्ट का 30% और मैक्सिमम 10 लाख रुपए। आप चाहे तो इन दोनों में से एक आप सब्सिडी ले सकते हैं। आप चाहे तो हर साल गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के अंदर छूट ले सकते हैं, या फिर आप सोलर पैनल की जो आपकी कॉस्ट है उसका 30% और मैक्सिमम 10 लाख रुपए गवर्नमेंट से सब्सिडी के रूप में ले सकते हैं। सर, जैसा कि आपने हमें इस पॉलिसी के बारे में बताया, तो कहीं ना कहीं आपने जो हमें बताया कि जो कैपिटल सब्सिडी है और उसके बाद इंटरेस्ट सब्सिडी है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो सब्सिडी है, फ्रेट सब्सिडी है और या फिर जो हमारा सोलर पैनल का सब्सिडी है, यानी कि इतनी सारी सब्सिडीज़ बेनिफिट्स इसमें मिल रहे हैं। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक सवाल किया था जिसमें आपने हमें बताया था कि इसमें जो एलिजिबल सेक्टर हैं वो ये हैं, लेकिन क्या कोई ऐसे सेक्टर भी हैं जो इसमें एलिजिबल नहीं है? उनके बारे में एक बार हमें बताइए। इस पॉलिसी की यही खास बात है कि इसमें सारी चीज दी हुई है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी अधिकारियों का और कर्मचारियों का जिन्होंने इतनी शानदार पॉलिसी बनाई और सारी चीज इसके अंदर कवर करने की कोशिश की है। आपको सब्सिडी मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, सारा इस पॉलिसी के अंदर दिया हुआ है। इस पॉलिसी में यह भी दिया गया है कि कौन से सेक्टर है जो इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल नहीं है। अब मैं आपको उन सेक्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल नहीं है। सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग टबाको प्रोडक्ट्स, जैसे पान मसाला, गुटखा, इन पे यह सब्सिडी नहीं मिलेगी। इन्वेस्टमेंट इन स्टैंड अलोन बोटलिंग एंड पैकेजिंग प्लांट, स्पेशली यदि लिक्वर का है, बियर का है, तो उस पर यह सब्सिडी नहीं मिलेगी। बीफ मीट प्रोसेसिंग यूनिट पे भी यह सब्सिडी नहीं मिलेगी। सॉफ्ट ड्रिंक प्रोडक्शन, मिनरल वाटर प्रोडक्शन पे यह सब्सिडी नहीं मिलती है। यदि आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, सीजिंग और वुड का काम कर रहे हैं, तो भी आप इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ फायरवुड एंड चारकोल भी इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल नहीं है। प्रोसेसिंग यूनिट डिस्चार्जिंग टॉक्सिक इफिशिएंट विदाउट हैविंग इफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लांट, आपने कोई प्लांट लगाया है जिसमें कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगाना जरूरी था लेकिन आपने नहीं लगाया है और टॉक्सिन इफिशिएंट हो रहा है, तो आप इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल नहीं है। स्टेट लेवल कमेटी को पावर है कि वह किसी भी सेक्टर को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और एक्सक्लूड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इस एग्रो पॉलिसी के बारे में हमें बताया है। साथियों, आप सभी से है यही निवेदन कि आइए फिर से चलते हैं गाँव की ओर, एक बार फिर से उस किसान को जीते हैं, समझते हैं और जानते हैं जो कि पूरे भारत का नहीं बल्कि पूरे विश्व का
पेट पालता है। उनसे संबंधित जुड़े हुए इस बिजनेस में हम भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम भी कुछ अर्न कर सकते हैं और उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसी ही जानकारी हमने आपको हमारे इस वीडियो में दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या आप इससे संबंधित कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। जल्द होगी आपसे मुलाकात फिर एक नई सूचना, नई जानकारी और एक नई कड़ी लेकर। तब तक हमें इजाज़त दें, लेकिन याद रखें हमारे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।